हाँ जी, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जब कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है। आप लोग 12th में पढ़ते हैं इसको, आगे हर लेवल पर, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, चाहे CA, CS, हर जगह कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है हमारा ज़रूर। तो ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ने वाले क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ेंगे कैश का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। कैश अकाउंट हमें क्या बताता है? पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे आया, कैसे गया। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से हम बनाएंगे और ये हमें बताएगा कि जो पैसा आ रहा है और जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। हम इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि आपने कभी भी इसे नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताएगा? कैश का फ्लो। यहाँ पर कैश का मतलब कैश नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, हम उसे भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश पोजीशन को एक पीरियड से अनदर पीरियड में हमें बताएगा कि एक पीरियड से अनदर पीरियड में जो कैश में चेंजेस हुआ है वो क्यों हुआ है। और यहाँ पर कैश का मतलब कैश नहीं है, कैश का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कैश के अलावा कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो कैश जैसी हैं, वो अभी हम पढ़ लेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाता है, जो हम 3 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए मन में सोचकर खरीदते हैं कि हम बेच देंगे इसको। तो हम फ्लो का मतलब, कैश का मतलब, हर जगह इस चैप्टर में कैश का मतलब क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि एक समरी होगा रिसीट्स और पेमेंट की। समरी इसलिए क्योंकि ये ट्रांजैक्शन वाइज नहीं आएगा। पूरे साल में सपोज हम लोगों ने पूरे साल में पेमेंट करी है किसी को मल्टीपल टाइम्स, पूरे साल में 10-10 हज़ार करके 5 लाख की, तो हम 10-10 हज़ार की पेमेंट अलग अलग नहीं लिखेंगे, टोटल 5 लाख रुपए की पेमेंट लिखेंगे। इसलिए लिखा समरी है। यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बैंक बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले साल का होता है। हमें जनरली जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें बैलेंस शीट दे रखी होगी 2 साल की, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की, और साथ ही साथ हमें कभी कभी P&L भी दिया होगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। उन सब से हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सारी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ अब लिखा है आगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताएगा कि फ्लो कहाँ हो रहा है, डिफरेंट हेड ऑफ सोर्स कहाँ से पैसा आ रहा है और उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मतलब पैसा जा कहाँ रहा है ना? एक पीरियड से अनदर पीरियड में पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। इन ब्रीफ शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करेगा जो भी कैश पोजीशन में चेंजेस हो रहा है, बढ़ रहा है तो इनफ्लो और कम हो रहा है तो आउटफ्लो बोलेंगे कैश को। कैश फ्लो स्टेटमेंट ना, नो डाउट, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के लिए बहुत अच्छा है, एक जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंस है यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं हम लोग। तो एक तो हमें मूवमेंट ऑफ कैश का डिस्क्लोजर होगा। ये नो डाउट लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रेंज फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हमें काम आता है और कैश फ्लो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में भी काम आता है, दोनों जगह काम आता है। क्योंकि हमें मूवमेंट पता चलता है पैसे का कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो एक तो डिस्क्लोजर ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैश, ये मूवमेंट ऑफ कैश के बारे में हमें बताता है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों पैसा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। प्लानिंग है, टूल ऑफ प्लानिंग भी है ये। रीज़न बीइंग कि कैश फ्लो यूज होता है प्रोजेक्शन के लिए, फ्यूचर के प्रोजेक्शन के लिए, पैसा कहाँ से फ्यूचर में आएगा। अगर हम बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो लोन लेना पड़ेगा, उसका रीपेमेंट, ये सब एक्सपेंशन, प्लांट बढ़ाएं, खरीदेंगे तो क्या होगा, तो ये सब प्लानिंग के काम आता है। लिक्विडिटी के बारे में बताएगा, ये इवेल्युएट करके बताएगा कि पोजीशन कैसी है। बैंक ज़्यादातर
उन लोगों को लोन आराम से दे देते हैं जिनकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी होती है। एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, हमारी अलग अलग एक्टिविटी में पैसा जो आ रहा है और जा रहा है उसके बारे में हमें पता चलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी फ्लो होगा कैश का उसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या क्या होता है इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको फिलहाल समझने के लिए क्या है, 3 जगह पैसा आएगा जाएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सीक्वेंस भी ऐसे ही रहेगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए यूजफुल है कि हम क्रेडिटर्स, कैश फ्लो इज ऑल्सो यूजफुल टू द एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे कोई हमें लोन दे रहा है बैंक, जैसे कोई क्रेडिटर है वो हमें पैसा दे रहा है, माल दे रहा है, पैसा चाहिए उसे, तो इन सब लोगों को अच्छा है, वो उन्हें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में मूवमेंट कैसा हो रहा है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जैसे कि ये कैश बैलेंस जो बता रहा है जरूरी नहीं है कि वो रियल या लिक्विड पोजीशन, एक्चुअल रियल पोजीशन हो, क्योंकि ये कैश का फ्लो बता रहा है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा, इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मीन्स हमें इनकम स्टेटमेंट तो बनानी ही बनानी है, इसको बनाने से ये नहीं है कि हमारे काम खत्म हो जाएंगे। और कैश फ्लो नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेता है और करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज में चेंजेस को ये कंसीडर नहीं करता है, जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में होता है। लेकिन कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या क्या लेने वाले हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक हमारा आएगा कैश इन हैंड, जो हमारे पास कैश रहता है, बैंक बैलेंस, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ पर वो सिक्योरिटी हैं जो हमने लगभग 3 महीने के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर सेल आउट करने के बारे में सोचा है, और जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इक्विटी शेयर्स में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर में हाई रिस्क होता है, और यहाँ पर बोला गया है इनसिग्निफिकेंट रिस्क। अब यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिए, बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट हम कह सकते हैं नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, लेकिन ये कभी भी हर बिजनेस में नहीं होता है, ये कभी कभी हमें अलाउ होता है, और ये अलाउ तभी होता है जब बैंक के पास हम कुछ सिक्योरिटी रखते हैं और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, मीन्स जस्ट लाइक लोन। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ये लोन है, तो इट शुड अपीयर इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमने बात करी थी, एक ऑपरेटिंग है जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन दिखाता है, एक इन्वेस्टिंग है जो असेट को खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना, एक फाइनेंसिंग है लोन लेना देना, शेयर्स इशू करना, डिवेंचर्स है, यहाँ सब। तो कुछ लोग कहते हैं बैंक ओडी, बैंक ओडी बोलते हैं इसे, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इट शुड अपीयर इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो यहाँ नहीं आना चाहिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कुछ लोग कहते हैं इट इज जस्ट नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक, क्योंकि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस ले रहे हैं तो नेगेटिव बैलेंस भी लेना चाहिए। तो दोनों ही ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का जो बुक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसमें आपको चेक करना है कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। दोनों ही ठीक है, दोनों में कोई परेशानी नहीं है। आपको बस एग्जाम में नोट डालना है कि आपने क्या एज्यूम किया है। वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी लिया जा सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी लिया जा सकता है, किसी भी चीज़ में कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट के बारे में। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों सेम है, बस दोनों में सिक्योरिटी का डिफरेंस होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट लेते हुए सिक्योरिटी अलग होती है, कैश क्रेडिट लेते हुए बैंक के पास सिक्योरिटी अलग होती है, बस ये फर्क है, दोनों वरना सेम है। अब हम बनाएं कैसे प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएं कैसे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें AS3 के बारे में ध्यान रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमें AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताता है, जो फॉर्मेट डिटेल्ड में सब बताता है हमें कि भैया कैसे इसे करना है। तो हमें 2 बैलेंस शीट दे रखी होंगी, उन दोनों बैलेंस शीट के बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। सपोज शेयर कैपिटल बढ़ गई, इसका मतलब शेयर इशू करें, कम हो गई तो बायबैक या रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स हुआ है।
और डिवेंचर के केस में भी ऐसे ही है, असेट बढ़ गई है तो परचेज करिए, कम हो गई तो देखेंगे डेप्रिसिएशन की वजह से या सेल करिए। तो दो बैलेंस शीट के बीच में हमें डिफरेंसेस देखकर पता लगाना होता है। इनकम स्टेटमेंट दिया होता है अगर, तो वहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि हमारी सेल हुई है तो पैसा आया होगा, डेटर्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम देखेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी होती है कि जैसे कितनी एसेट परचेज करी है, कितना टैक्स का पेमेंट है और कितना डिविडेंड दिया है, ये सब कुछ हमें दिया होता है। कैश फ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, हमें अलग अलग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो स्टेटमेंट देखना होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। फिर फाइनली हम देखेंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कैश, तो यही हमें पता लगाना है ताकि हम रिकॉन्साइल कर सकें जो दोनों बैलेंस शीट के बीच में। और हमें बहुत सारे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे कि एसेट का पैसा कहाँ से आया, उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। तो कैश, व्हेन डज द फ्लो ऑफ कैश अराइज, कैश कब कम या ज़्यादा होता है। यहाँ मैं बार बार बता दूं, कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। तो कैश कब बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या होगा, एक करंट असेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड कैश रिसीव फ्रॉम, फॉर एग्जांपल एक करंट एंड एनी ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट ईदर करंट एसेट एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक करंट एसेट में इफेक्ट आ रहा है, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इफेक्ट आ रहा है। कैसे, डेटर से पैसा मिला तो डेटर से पैसा मिला तो कैश तो बढ़ गया, डेटर कम हो गया, डेटर तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है ना, तो एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू डेटर, तो कैश बढ़ गया तो इसका मतलब इफेक्ट आ गया। और नॉन कैश, नॉन करंट अकाउंट से भी इफेक्ट होता है, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी तो भी कैश कम हो गया, बिल्डिंग बेची तो कैश बढ़ गया। तो इस तरीके से हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंजेस आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आएगा, मैंने बताया कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो 90 दिन तक के लिए सोचा है, जिसमें इनसिग्निफिकेंट रिस्क है, तो जनरली हम इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्टमेंट है उसे एक्सक्लूड कर देंगे। और बैंक ऑफ ड्राफ्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, या तो इसे हम नेगेटिव बैलेंस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लें या फाइनेंसिंग एक्टिविटी लें। इन एग्जाम में क्लियर नोट शुड बी गिवन, आपको साफ साफ बताना पड़ेगा कि आप इसे क्या एज्यूम कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसमें असाइनमेंट में इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिया है, लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा उसका कैसे करना है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ जाते हैं, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे कि क्या सर थ्योरी बताए जा रहे हैं आप। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, और इसमें हमें केवल ये बताना है इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, और आ रहा है जा रहा है तो कितना आ रहा है कितना जा रहा है। जैसे फर्स्ट पॉइंट में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 50,000 वाली 5,000 लॉस पर बेची है, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, मेरे ख्याल से पैसा आ रहा है क्योंकि सेल करने पर पैसा आता है। और कितना आ रहा है, 50,000 वाली 5,000 लॉस पर बेची है तो 45,000 रुपीज आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। हमने कैश में परचेज किया है गुड्स, तो पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय इशू ऑफ शेयर्स, हमारे पास फिक्स्ड एसेट आई है और हमने शेयर इशू करे हैं, तो ना तो पैसा आया ना पैसा गया, नो चेंज, कुछ भी नहीं हुआ। डेटर से कैश मिला 10,000, पैसा आ गया, इनफ्लो। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। मान लिया कैश का बैलेंस था 50,000, बैंक का बैलेंस था 80,000, टोटल बैलेंस था 1,30,000। अब हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, सपोज 10,000, तो कैश कम हो गया 10,000, तो कितना रह गया 40,000। बैंक में कैश बढ़कर कितना हो गया 90,000, टोटल 1,30,000। तो पहले भी कितना था 1,30,000, अब भी कितना है 1,30,000, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, पहले भी 130 था अब भी 130 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों ट्रांजैक्शन में
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इफेक्ट आ रहा है। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चेंज कब आएगा, जब एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या करंट एसेट करंट लायबिलिटी, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा है। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे फर्क आ रहा है, नो चेंज। करंट एसेट नो चेंज। नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी नो चेंज। मींस एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की आइटम चाहिए और दूसरी अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए, तभी कैश में कोई चेंज आएगा। ऐसे ही बैंक से पैसा निकाला, नो चेंज, क्योंकि हमने बैंक से जब पैसा निकाल रहे हैं तो वो दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, नो चेंज, क्योंकि ना तो पैसा आया ना पैसा गया, प्रॉफिट कम हो गया, शेयर कैपिटल बढ़ गई। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश एट पार, नो चेंज। रीजन बीइंग कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, डिक्लेयर करने से कुछ पैसा आता जाता नहीं है, पेमेंट करने पर आता जाता है। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, नो चेंज। रीजन बीइंग कैश पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, कैश पर कोई नहीं है। डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है और फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, आपको पता चल जाए क्या होता है। बच्चों हमारे को मान लेते हैं हमारा जो ईयर एंड हो रहा है, स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 20 में, एंड हुआ 31 मार्च 21 में। तो बैलेंस शीट जो 31 मार्च 21 की है वो कब बनेगी? हमें लगता है कि ये तो 31 मार्च 21 को ही बन जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इस बैलेंस शीट को बनने में 5-6 महीने लग जाते हैं। तो मोटे तौर पर माने अगस्त सितंबर 21 तक ये बैलेंस शीट फाइनलाइज होगी, ऐसा आप मान सकते हैं कि हमें थोड़ा सा समय लगेगा इस बैलेंस शीट को बनाने में। इसको ऑडिट होगा, अप्रूव होंगे, बहुत सारे काम होते हैं। तो होता क्या है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास में ही पावर होती है कि वो डिविडेंड दे सकते हैं। तो अगर इस ईयर का डिविडेंड वो प्रपोज करेंगे, उसके बाद वो मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग होगी, शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें वो जो प्रपोज डिविडेंड है वो अप्रूव होगा। अगर वो अप्रूव हो गया तो उसे हम फाइनल डिविडेंड बोल देंगे। और इसकी पेमेंट कब होगी? पेमेंट होगी इसकी आफ्टर 2021, मींस नेक्स्ट ईयर में पेमेंट होगी। तो जो प्रपोज डिविडेंड फाइनल डिविडेंड वाला सिस्टम है, इसमें ये मानकर चलें पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उसकी पेमेंट इस साल होगी, इस साल का जो प्रपोज डिविडेंड है उसकी पेमेंट अगले साल होगी। ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरिम डिविडेंड की। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डायरेक्टर्स वेट नहीं करते, उनके पास पावर होती है कि कुछ डिविडेंड वो दे सकते हैं, तो वो वेट ही नहीं करते हैं, वो ये डिविडेंड ईयर एंड होने से पहले ही पेमेंट कर देते हैं, मतलब डिक्लेयर भी कर दिया, पेमेंट भी कर दिया। तो अगर ये 2021 का डिविडेंड है तो ये सेम ईयर में पेड होगा। तो इंटरिम डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है प्रपोज, तभी पेमेंट हो जाती है उसकी। तो इंटरिम डिविडेंड सेम ईयर में पेमेंट होगा, सेम ईयर के प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। प्रपोज फाइनल डिविडेंड पिछले साल वाला इस साल देना है, तो इसी पिछले साल का जो डिविडेंड होगा वो इस साल दिया जाएगा, तो इस साल का कैश कम करेगा, इस साल का P&L कम करेगा। इस साल का प्रपोज डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के P&L को और कैश को कम करेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ बात दोबारा सुनने लायक है तो आप वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं। तो यहाँ है डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, तो डिक्लेयर होगा तो पेमेंट भी होगा। तो ये मानते हुए कि डिक्लेयर के बाद पेमेंट भी हो गया है इसका, तो ये कैश आउटफ्लो माना जाएगा। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का लिखा होता प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, तो हम कह देते पेमेंट हो जा रहा है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड इस साल का या कुछ नहीं लिखा, तो इस साल का एज्यूम करते हुए हमने माना कि अभी उसकी पेमेंट नहीं हो रही है। चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं,
क्लासिफिकेशन ऑफ कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। नंबर 1 पार्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है जा रहा है। तो ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस एक्टिविटी, जो काम हम करते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज का करते हैं हम, उसमें जो पैसा आ रहा जा रहा है वो सब कहाँ आएगा, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। दूसरा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या बताया मैंने आपको, जो हमारा रेगुलर बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, डेटर से पेमेंट मिलना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, सैलरी की पेमेंट करना, एक्सपेंसेस की, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है। दो ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी में आप शायद लगे आपको कि नहीं आना चाहिए, लेकिन AS3 ने बोला है, वो क्या है, इसमें टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वो भी आएगा, और साथ ही साथ एबनॉर्मल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी आएंगी यहाँ। तो दो चीजें हैं कि जो आपको लग सकता है कि ये नहीं आनी चाहिए लेकिन आएंगी। क्या, एक तो रेगुलर बिजनेस की ट्रांजैक्शन तो है ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, साथ ही टैक्सेशन, इनकम टैक्स जो पेमेंट कर रहे हैं, जो डिविडेंड पे टैक्स देंगे वो नहीं, क्योंकि वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। जो हम रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, और इनकम टैक्स, ये कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिफंड यहाँ आएगा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गया, स्पेकुलेशन प्रॉफिट हो गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा सेल परचेज ऑफ, किस चीज का सेल परचेज, सेल परचेज ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स, अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि वो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गई। तो सेल परचेज ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट आएगा। और इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और असेट किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं और वो बिजनेस में यूज हो रही है तो उसे हम असेट नाम देते हैं, और कोई पैसा हम बिजनेस के बाहर लगा रहे हैं तो उसे इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। जैसे बिल्डिंग खरीदी है और बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस चलाएंगे तो वो क्या है, फिक्स्ड एसेट। और अगर बिल्डिंग खरीदी है लेट आउट करने के लिए, किराए पर देने के लिए, और उससे जो किराया मिलेगा उसके लिए बिल्डिंग खरीदी है, या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बिल्डिंग खरीदी है, तो उस बिल्डिंग को बिल्डिंग ना बोल के इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हमारी अर्निंग करने के लिए होता है और कैपिटल एप्रिसिएशन होने के लिए होता है। तो इन्वेस्टमेंट, और इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट जब पैसा आएगा इंटरेस्ट से इनकम, और डिविडेंड का पैसा आएगा तो डिविडेंड इनकम, और जब रेंट का पैसा आएगा तो रेंटल इनकम। तो हम लोग तीन चीजें देखेंगे, असेट, इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना, और इनसे जो इनकम आएगी जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सब हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर हमारा बिजनेस ही यही है, बैंकिंग बिजनेस है हमारा, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो हमारा काम क्या है, असेट को, बिल्डिंग को बेचना खरीदना, शेयर को खरीदना बेचना। अगर हमारा बिजनेस ही यही है तो ये शिफ्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग बिजनेस है तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फिर ये सब चीजें इन्वेस्टिंग में नहीं आएंगी। इन्वेस्टिंग में फिर वो चीजें आएंगी जो अपने ऑफिस के लिए हम खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस के यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, क्योंकि उन सब के लिए स्टॉक एंड ट्रेड हो जाएगा। तो वहां पर हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसके लिए सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब शेयर्स इशू करना, रिडेम्पशन करना, डिबेंचर्स इशू करना, रिडेम्पशन करना, और लोन लेना, लोन की रीपेमेंट करना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। और इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्योंकि ये लोन वगैरह से रिलेटेड है तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो यहाँ आएगी। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड की पेमेंट होगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा,
डिविडेंड टैक्स वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, ये सब पेमेंट जो हो रही है वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी। तो उम्मीद है आपको सेग्रीगेशन करना आ गया है, फिर भी अभी हम इसके प्रैक्टिस करेंगे और जब सब कुछ हम कर लेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा डिटेल में जब हम बनाएंगे तो सबसे ऊपर ए पार्ट में क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, फिर टोटल देखेंगे पैसा बढ़ा या कम हुआ, फिर इसमें ओपनिंग ऐड कर देंगे तो आंसर में क्लोजिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगी, इन्वेस्टिंग में आएंगी, फाइनेंसिंग में आएंगी, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो कहीं नहीं आएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगी, या हो सकता है कहीं पर भी ना आए, नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैश सेल्स क्या है, आप बोलो मन में, या वैसे मुझे सुनाई तो नहीं देगा लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने ठीक बोला है या नहीं। तो कैश सेल से ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर असर आएगा क्योंकि रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है और ये इनफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो। कैश परचेजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो क्योंकि ये बिजनेस रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड, सोचो क्या है, रेंट पेड में पैसा जा रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्योंकि रेंट आप जनरली ऑफिस वगैरह के लिए पेमेंट करते हैं। अगर ये रेंट रिसीव्ड होता तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती, रेंट पेड है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना है। कैश इन हैंड, तो ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जो इनकम टैक्स पेड है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो पेमेंट करा है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस की रेगुलर आइटम है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा। बैलेंस एट बैंक क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सेल ऑफ मशीन क्या है, जल्दी से बोलो, पैसा आया, कहां से आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। मशीन हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, असेट है। इश्यू ऑफ डिवेंचर, पैसा आया कहां से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन होता है डिवेंचर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैसा आया। डिविडेंड पेड, बताओ पैसा आया गया, गया कहां गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शेयर्स पर डिविडेंड देते हैं और ये पैसा हमारी जेब से जाता है फाइनेंस की वजह से। कैश पेड टू क्रेडिटर्स क्या है, पैसा जा रहा है कहां, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस की नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ मशीनरी, पैसा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, असेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इनकम टैक्स रिफंड, पैसा आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैंने कहा था इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इश्यू शेयर कैपिटल, पैसा आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंस से रिलेटेड पैसा आया। सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट हमारी एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट, कोई काम हम ही कर सकते हैं, हमने नई रिसर्च करके बनाया है तो ये असेट है, फिक्स्ड एसेट, पैसा आया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पैसा आया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, पैसा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस को चलाने से रिलेटेड है। परचेज ऑफ गुडविल, पैसा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, असेट है हमारी गुडविल। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन द बैंक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, पैसा गया है हमारा। अगर हमने सोचा है पहले से ही 90 दिन से कम के लिए है तो मार्केटेबल सिक्योरिटी, वैसे वो लग नहीं रहा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लंबी इन्वेस्टमेंट खरीदी है, पैसा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये होता हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटी तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाता। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, पैसा आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरीके से हम लोगों को पता लगाना है कौन सी ट्रांजैक्शन कैश फ्लो में कहाँ आएगी, क्योंकि बिना इसके हमें नहीं पता चलेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से, मेरे से जल्दी आप लिख लो या वीडियो पॉज करके खुद लिख लो, उसके बाद चेक करो कि आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये तो कैश ट्रांजैक्शन ही, हाँ कैश ट्रांजैक्शन है, बायबैक है, सॉरी मैं बोनस शेयर सोच रहा था। तो पैसा चला गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, अगेन पैसा गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कमीशन रॉयल्टी रिसीव्ड, बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पैसा आया है। सेलिंग एक्सपेंसेस, पैसा गया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पैसा गया है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है फाइनेंसिंग कंपनी ने, तो फाइनेंस कंपनी अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रही है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और अगर नॉन फाइनेंस कंपनी सेल कर रही है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, ये सारा काम, लोन लेना देना, तो उनके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, और नॉन फाइनेंसिंग के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हम नॉन फाइनेंस कंपनी मानेंगे और इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेकर जाएंगे। डिविडेंड मिला है, अगेन फाइनेंस कंपनी को मिला है डिविडेंड, तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और नॉन फाइनेंस को मिला है डिविडेंड, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय सेम एज बिफोर, 8th की तरह। रेंट रिसीव्ड है जिनका मेन बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस है, तो इनके लिए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस करते हैं, उनके लिए जो रेंट रिसीव्ड है वो क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड हो जाएगा इनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पेड फाइनेंस कंपनी के लिए, अगेन इंटरेस्ट पेड, पैसा जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा फाइनेंस कंपनी के लिए। और नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड है तो क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये लोन से रिलेटेड है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, हमने डिस्काउंट अलाउ करा है या डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, तो बच्चों कायदे से देखा जाए तो ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे नॉन कैश है। हाँ, उस डिस्काउंट अलाउड करने के बाद में जो पैसा मिलेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। सप्लायर को डिस्काउंट अलाउ करा है, रिसीव हुआ है, तो इसके बाद जो पेमेंट करेंगे वो ऑपरेटिंग है। लेकिन हम इस पर्टिकुलर डिस्काउंट की बात करें तो ये इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पे टैक्स दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि ये डिविडेंड पे टैक्स है। बैंक ओडी, हम इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं, लेकिन आप ऑल्टरनेटिवली इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट मान सकते हैं। मैंने इस चैप्टर में इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना है। करंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ है, बिना इसके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट करा है आपने। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट पे ब्रोकरेज दिया है। सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा आ गया हमारे पास। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड मिला है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन्स एंड एडवांसेस मेड, लोन दिया है तो पैसा जा रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन देना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रिसीट फ्रॉम लोन एंड एडवांस मेड, जो हमने लोन और एडवांस दिया था वहां से पैसा आया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पैसा वापस आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। और आपको बता दूं कि जब तक आपको ये नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद जब हम इस चैप्टर पर और आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 60-70% पार्ट है, 80% पार्ट है इस चैप्टर का। बाकी 20-30-40% में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और उसे समझने में टाइम भी लगेगा और उसे समझने में हमें बहुत ज़्यादा स्किल्स भी लगानी पड़ेंगी, पुराना भी पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप एक ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद में हम लोग
आगे बढ़ेंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हल्का सा ब्रेक। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही एक्टिविटी अलग अलग कंपनी के लिए डिफरेंट रिजल्ट निकाल कर देती है। जैसे कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मतलब होता है जिसका काम इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, इन सब में डील करना होता है। तो जैसे एक फर्नीचर का बिजनेस है तो उसमें फर्नीचर को खरीदना बेचना, असेट को खरीदना बेचना नहीं होता है, गुड्स को खरीदना बेचना होता है। ऐसे ही फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए शेयर्स और इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ना कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम पहले फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए बात करें, तो अगर हम फाइनेंशियल एंटरप्राइज के लिए बात करें तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस, क्योंकि हमने ब्रोकरेज की पेमेंट करी है तो ये भी हमारा परचेजेस से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। सेल ऑफ सिक्योरिटी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है क्योंकि हम अपने शेयर पर डिविडेंड दे रहे हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ये भी इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। लोन एंड एडवांसेस ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिसीट फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इनके लिए अगर ये फाइनेंशियल एंटरप्राइज है। लेकिन अगर ये नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो ऐसी सिचुएशन में इनका परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ब्रोकरेज पेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लोन एंड एडवांसेस पेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, रिसीट फ्रॉम लोन एंड एडवांसेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये हमने देखा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है इनके लिए। तो ब्रेक के बाद अब हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब जैसे हमने अभी तो देख लिया कि पैसा बिजनेस से रिलेटेड है, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वो सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस से रिलेटेड पैसा आना और जाना। तो एग्जांपल है माल बेचा, माल बेचा, सर्विस दी तो उससे पैसा आया, क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रॉयल्टी का पैसा मिला, फी का, कमीशन का पैसा मिला, क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड सर्विस पेमेंट करी सप्लायर को, क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया बिजनेस में स्टॉक वगैरह से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स की पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश डिविडेंड टैक्स नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हमने कोई फ्यूचर में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, ये हम बिजनेस से रिलेटेड कई बार हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इनको। हेज करना मतलब फ्यूचर में रिस्क से बचने के लिए आज ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने 6 महीने के बाद किसी को डॉलर में पेमेंट करनी है और वो जो डॉलर में पेमेंट करनी है, डॉलर का रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, तो हम अभी से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बैंक के साथ कि हम उस दिन आपसे डॉलर लेंगे और उसका ये अमाउंट देंगे आपको, आज ही रेट डिसाइड हो गया। तो ये सब हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है, अगर हम ये बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों में डीलिंग कर रहे हैं और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को मिलाकर बनता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दो मेथड हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एक एक ही मेथड है, डायरेक्ट मेथड। तो इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड होता ही नहीं है उसमें। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, उसमें इनडायरेक्ट नहीं होता है। ऑपरेटिंग में डायरेक्ट इंडायरेक्ट दो मेथड है। 11th के कोर्स में केवल इनडायरेक्ट मेथड है। बीकॉम में भी जनरली इनडायरेक्ट ही पूछा जाता है। सीए और प्रोफेशनल क्लासेस में भी ज़्यादातर इनडायरेक्ट मेथड ही पूछा जाता है, बहुत कम केसेस में डायरेक्ट मेथड पूछा जाता है।
तो मैं पहले इनडायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, लास्ट में अलग से वीडियो डाल दूंगा मैं डायरेक्ट मेथड की। तो जिसके कोर्स में डायरेक्ट मेथड हो उसे देखने की जरूरत पड़ेगी, जिसके कोर्स में डायरेक्ट मेथड नहीं है वो नहीं देखेगा। तो हम लोग दो मेथड में से पहले पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट, जो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा चलता है, और शायद आपको अभी लगे ये मुश्किल है, लेकिन ये वाक्य में डायरेक्ट मेथड से इजी पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड करने के लिए, समझने के लिए थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। तो थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट समझने में आधे से 1 घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटा लग जाएगा। लेकिन एक बार ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो इसका मतलब हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग तसल्ली से फॉर्मेट को समझेंगे, और ये फॉर्मेट एक बार हमें समझ में आ गया तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इस पूरे चैप्टर को समझना है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला फॉर्मेट, इसे हमें ध्यान से समझना है, ठीक है। अब इसमें क्या अजम्पशन है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं फॉर्मेट रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कसम खाई है, सर आप जितना मर्जी समझा लो, हम तो रट्टा मारेंगे, तो वो रट्टा मार लें, लेकिन मेरा काम है समझाने का, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन से जो पैसा आ रहा है। तो हमारी फर्स्ट एजम्पशन ये है कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा प्रॉफिट वाला आ रहा है। पहली एजम्पशन क्या ले रहा हूं मैं, जो पैसा आ रहा है कहां से आ रहा है, प्रॉफिट से आ रहा है। तो मेरा एम है प्रॉफिट का पता लगाना। प्रॉफिट का पता लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं समझाता हूं आपको। हम लोग कंपनी के केस में क्या करते हैं, एक P&L बनाते हैं, और P&L के बाद एक P&L एप्रोप्रिएशन जिसे बोलते थे, वो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं और वहाँ पर एप्रोप्रिएशंस लिखते हैं। नेट प्रॉफिट से क्या निकल के आता है, P&L से क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट, और वो कहाँ जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन में। वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आप लोगों को टी फॉर्म में बता रहा हूँ। टी फॉर्म में बहुत पहले, आज से 5-10 साल पहले चलता था, 15 साल पहले। आज स्टेटमेंट चलता है, लेकिन मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझा रहा हूँ। P&L भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही चलता है कंपनी के केस में, मैं सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब एप्रोप्रिएशंस आएंगे यहाँ पर, जैसे कि रिजर्व में ट्रांसफर किया आपने डिविडेंड दिया। डिविडेंड कौन सा आएगा, प्रपोज डिविडेंड आएगा, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का आएगा, क्योंकि पिछले साल तो अकाउंट क्लोज होने के बाद ही सब कुछ हुआ है। तो पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड आएगा, और इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का आएगा, क्योंकि इसी साल दे दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, इस पे डिविडेंड टैक्स आएगा, ठीक है। इस पे बोनस शेयर्स आएंगे। ऐसे अप्रोप्रिएशन की बहुत सारी आइटम है जो आएंगी। अप्रोप्रिएशन बोलते हैं वो चीजें जो प्रॉफिट में से ही दी जाती है। इसका मतलब अगर प्रॉफिट है तो आएगा, प्रॉफिट नहीं है तो नहीं आएगा। और उसके जैसे पार्टनरशिप में भी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, और यहाँ पर हम लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब क्लोजिंग P&L का बैलेंस, और अगले साल ओपनिंग हो जाता है, तो पिछले साल वाला इस साल का ओपनिंग होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपका समझने का काम शुरू हुआ। मैं कह रहा हूं हमें एज्यूम करना है कि जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है इस साल का, वो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये स्टार्टिंग के लिए एज्यूम करना है, मींस मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। या तो क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो हमें इसे कैसे निकालना है, हमें 2 साल का P&L दिया और एप्रोप्रिएशन वगैरह की आइटम दी है, तो मैं इन सब चीजों को ऐड कर दूं और इसमें से इसे लेस कर दूं, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को यहाँ की बजाय इसमें से लेस करना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L। तो यहीं से स्टार्टिंग क्यों ना ले लें, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस इन P&L। तो स्टार्टिंग क्या, डिफरेंस इन P&L,
ये क्या है स्टार्टिंग डिफरेंस इन पी एंड एल, और इस में क्या ऐड करना है एप्रोप्रिएशन। सन में आया डिफरेंस इन पी एंड एल प्लस एप्रोप्रिएशन करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये काम करता हूं मैं फॉर्मेट में, समझे फॉर्मेट को। तो मैं कर रहा हूं डिफरेंस इन पी एंड एल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये मैंने अब ये भी आपको समझाया। और अब इसमें सब एप्रोप्रिएशन ऐड करूंगा, और क्यों ऐड करूंगा एप्रोप्रिएशन वो भी मैं आपको बताता हूं, एक एक चीज का रीजन बताता हूं एप्रोप्रिएशन क्यों ऐड करूंगा। प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर आएगा, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं ऑफ लास्ट ईयर। ये जो करंट ईयर लिखा है ये इंटरिम डिविडेंड के लिए लिखा है। तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, ये क्यों आ रहा है पता है क्यों आ रहा है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो लेस हो जाते हैं, तो उन्हें हटाने के लिए मुझे ऐड करना पड़ेगा। जो भी इनकम है वो ऐड हो चुकी है, उसे हटाने के लिए लेस करना पड़ेगा, क्योंकि पीएनएल में जो बैलेंस दिया हुआ है उसमें ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले एक्सपेंसेस लॉसेस लेस हो चुके हैं, इन्हें हटाने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हटानी है तो माइनस करनी है, लेकिन वो हटाने के लिए माइनस सब करेंगे जब वो प्लस हुई है। प्लस वाली चीज को हटाने के लिए माइनस करना है, लेकिन माइनस वाली चीज को हटाने के लिए प्लस करना है, रिवर्सल करना है, ताकि उसका इफेक्ट नलीफाई हो सके। तो जो प्रपोज डिविडेंड है लास्ट ईयर का वो इस साल के पीएनएल में लिखा होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। जो इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का वो लिखा होगा, लेकिन ये तो क्या है फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसलिए इसे हटाना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसका कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने इसे हटाने के लिए ऐड बैक कर दिया। ये सब ऐड हो रही हैं चीजें। इस पर टैक्स भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए ऐड बैक कर दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व पता है क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कैश आ रहा है जा रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व से प्रॉफिट कम हो गया, रिजर्व बढ़ गई, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया। तो ये एक नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसने प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया, कैश तो रिड्यूस नहीं करा। तो हमें तो चाहिए नेट प्रॉफिट, इसलिए मैं क्या क्या हटाऊंगा, मैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटाऊंगा, मतलब फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग आइटम को हटाऊंगा और नॉन कैश आइटम को हटाऊंगा। ठीक है, जो भी आइटम हटाऊंगा मैं उसके आगे लिखूंगा क्यों हटा रहा हूं, ये नॉन कैश है या नॉन ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग है तो फाइनेंसिंग है या इन्वेस्टिंग है। बोनस शेयर्स, फ्री में शेयर दे दिए, नॉन कैश, नॉन कैश आइटम है तो एप्रोप्रिएशन। एक रट्टा लगा सकते हो सारे एप्रोप्रिएशन हटाने, लेकिन क्यों हटाने हैं भैया? वो इजीली हटाने हैं क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बिलोंग नहीं करते या नॉन कैश है। ऐसा करने से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस नेट प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो नेट प्रॉफिट आ गया, अब हमारा पहला पड़ाव है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि हमें नेट प्रॉफिट तक पहुंचना था, जो मैंने आपको बताया था। ये हम नेट प्रॉफिट पर पहुंच गए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंच गए। अब जैसे ही हम नेट प्रॉफिट पर पहुंचेंगे तो हम पीएनएल में पहुंच गए। यहां पर अब पीएनएल अकाउंट में यहां पर एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे हैं, यहां पर इनकम प्रॉफिट्स लिखे हैं। लेकिन जब हम पीएनएल बनाते हैं तब हम नहीं सोचते ये कैश आइटम है या नहीं, फाइनेंसिंग है या नहीं, इन्वेस्टिंग है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचते, हम तो बस लिख देते हैं। तो अब मुझे क्या हटाना है? मुझे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हटाना है, जैसे मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हटाया। तो मैं नेट प्रॉफिट से अब शुरुआत कर रहा हूं और इसमें ऐड कर रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब कोई बच्चा कह सकता है सर प्रोविजन फॉर टैक्स, इनकम टैक्स, आपने तो कहा था जी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है तो इसे क्यों हटा रहे हो? उसका लॉजिक और रीजन मैं बताता हूं, मैं इसे क्यों हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं बताऊं? मैंने कहा था हर एक चीज के लिए बताऊंगा। ये नॉन कैश आइटम है। अब ये नॉन कैश कैसे है वो समझो बच्चों। हम लोग, मैंने बताया था ना, ये 2020 और 2021 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मान लिया पीएनएल है, और ये कब फाइनलाइज होगा? अगले साल। तो इस पर टैक्स का पेमेंट जो होता है ना वो भी अगले साल ही होता है।
इनकम टैक्स की रिटर्न की सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है इनकम टैक्स एक्ट में, वहाँ पर ड्यू डेट आती है कंपनीज को 30 सितंबर तक जनरली होता है, आगे एक्सटेंड हो जाती है, तो 5-6 महीने मिलते हैं हमें। इवन दो एडवांस टैक्स देना पड़ता है इसी साल, लेकिन वो भी एक्सपेक्टेड होता है, फाइनल एक्चुअल अमाउंट बाद में आती है। तो अभी हम लोग अंदाजे से टैक्स P&L में लिख देते हैं, और अंदाजे से लिखना ही प्रोविजन होता है, वरना एक्चुअल में इनकम टैक्स होता। तो टैक्स पेमेंट इस साल की कायदे से अगले साल होनी है, एक्चुअल फिगर हमें अगले साल आएगी, तो अभी हम एस्टिमेटेड फिगर लिख देते हैं। नॉन कैश और पेमेंट होता है वो अलग बात है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, नॉन कैश आइटम है। एक्चुअल में जो इनकम टैक्स है वो आना चाहिए, उसे हम लिखेंगे फॉर्मेट में, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। आप कहेंगे सर वरना कहाँ लिख दिया, ये देखो इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड ये बाद में हम लेस करेंगे क्योंकि ये पेमेंट है, ये कैश आइटम है, और जो नॉन कैश आइटम है प्रोविजन फॉर टैक्स उसे हमने एड बैक कर दिया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमें एड बैक करना है क्योंकि नॉन कैश आइटम है। और रिफंड आप हमेशा, अब इनकम टैक्स प्रोविजन तो हटा दिया, अब रिफंड ना हटाएं, रिफंड चाहे कैश है, लेकिन हम केवल इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि नेट टैक्स की फिगर हट जाए, बाद में आ जाए, तो ये तो मजबूरी की बात है, ये तो इसके साथ ही है, इसलिए हमें इसे हटाना पड़ रहा है। तो जहाँ इनकम टैक्स आएगा, चाहे प्रोविजन हो चाहे टैक्स पेड, वहाँ इनकम टैक्स रिफंड रिवर्सल आपको करना ही करना है। बच्चों इसके बाद मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपका दूसरा पड़ाव है बहुत इंपॉर्टेंट, उसे यहाँ लिख लीजिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये दूसरा पड़ाव है, पहला पड़ाव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा पड़ाव प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया होता है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे, पिछली चीजें क्यों करेंगे भाई, हमें यहाँ पहुंचना है, हमें तो लास्ट तक पहुंचना है ना। तो जो बीच में अगर कोई चीज दी है तो वहीं से शुरू हो जाएंगे। हाँ अब देखिए बीकॉम है, प्रोफेशनल क्लासेस हैं, उसमें तो सब हम ऐसे ही करेंगे। 12th क्लास में क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर स्कूल में तो मैम ने ये कराया है, बुक में तो ये दिया हुआ है, तो आप ऐसे क्यों करा रहे हो। तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें क्या कर रखा है 12th की बुक्स में ज़्यादातर अप टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये वर्किंग नोट में दिया हुआ है। तो अभी तक हमने जितना भी पार्ट पढ़ा है, अभी तक हमने जितना भी करा है, ये सारा का सारा ये पूरा यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ये ज़्यादातर 12th की बुक में वर्किंग नोट में दिया होता है। तो आप वर्किंग नोट में बना लो भैया, वैसे ये वर्किंग नोट वगैरह कुछ नहीं है, ये मेन पार्ट है, लेकिन आपको लगता है तो आप वर्किंग नोट बना सकते हैं और प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मेन सॉल्यूशन शुरू कर सकते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके लिए हमारी पहली एजम्पशन थी प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में क्या क्या था, नॉन कैश आइटम नॉन ऑपरेटिंग, उसे हटाने का काम कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट हटा दिया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारे पास। अब दूसरी बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब आप कहेंगे सर ये फिर वही बात हो गई, आपने तो कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पार्ट है। बिल्कुल मैंने कहा था कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बिल्कुल पार्ट है, तो कायदे से तो इसे नहीं हटाना चाहिए, मैं भी एग्री करता हूँ इसे नहीं हटाना चाहिए, लेकिन इसे क्यों हटा रहे हैं उसका एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कायदे से ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस की वजह से है। वैसे तो बिजनेस की वजह से ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि लोन भी बिजनेस के लिए ले रहे हैं। खैर सोच ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम शो होनी चाहिए अलग से, शो होनी चाहिए अलग से, मतलब ये कि हम केवल ये दिखाना चाहते हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहा है उसे ये पता चल जाए कि इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हुई थी और वो इतनी थी। अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और हम इसे कुछ भी ना करें तो ये दिखाई नहीं देगी, बस हम इसे दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप कई बार कोई चीज़ शो करना चाहते हैं ना, किसी को नया मोबाइल है उसे दिखाना चाहते हैं, घड़ी कोई महंगी खरीदी है उसे दिखाना चाहते हैं, तो लोगों को शो ऑफ करना चाहते हैं, तो ये माने कि हम ये शो ऑफ करना है।
तो शो ऑफ करने के लिए क्या है, इसका कुछ भी नहीं करना चाहिए था। मान लिया ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है तो इसका कुछ नहीं होना था, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाया पहले, तो मतलब पहले माइनस हो चुका, प्लस करेंगे, बाद में फिर माइनस कर देंगे इनकम टैक्स के बाद, तो रिवर्सल करना। और दूसरा कई बार है जैसे लॉस बाय फायर, आग लग गई, तो ये तो कैश तो नहीं ना खराब हुआ है, आग लगा है स्टॉक में, तो ये नॉन कैश मानते हुए भी हम इसे हटा सकते हैं, बाद में लिख लेंगे। तो हम इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लॉसेस हैं, तो अगर ये लॉसेस है तो हम इसे ऐड करने वाले हैं, हटाने के लिए बाद में लेस कर देंगे। और अगर ये प्रॉफिट है तो हम इसे माइनस करने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी प्लस हो चुका है। तीसरा पड़ाव हमारा आएगा, पहला पड़ाव नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तीसरा पड़ाव नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। बच्चों अगर आपने ये पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ लिया, रट्टा नहीं लगाया, समझ लिया ना, तो इस पूरे चैप्टर में आपको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फॉर्मेट ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब इस पड़ाव पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिव लॉसेस, नॉन कैश एक्सपेंसिव लॉसेस हटाने वाले हैं, ऐड करना पड़ेगा हटाने के लिए। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, जैसे डेप्रीशिएशन, क्या होता है डेप्रीशिएशन, नॉन कैश। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन कैश होते नहीं है, लेकिन हमारे लिए रीजन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। जब कंपनी शुरू हुई स्टार्टिंग में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गए, अब उसे आगे आने वाले सालों में धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो इस साल बिजनेस शुरू नहीं हुआ है तो इस साल ये राइट ऑफ हुआ है, पेमेंट तो बहुत साल पहले हो चुकी है, इसलिए ये नॉन कैश है। ऐसे ही अंडरराइटिंग कमीशन भी नॉन कैश है, क्योंकि ये हो सकता है पिछले साल में, और अगर इसी साल से रिलेटेड है सपोज, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा अंडरराइटिंग कमीशन अगर इस साल दिया है, क्योंकि ये शेयर डिबेंचर से इश्यू करने से रिलेटेड है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगेन नॉन कैश आइटम है, जिसे राइट ऑफ करते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ अगेन अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट नॉन कैश आइटम है, सारे इंटेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करें। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अगेन नॉन कैश आइटम है, तो ये सब नॉन कैश आइटम्स है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बताओ क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसलिए हटा रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन फाइनेंसिंग है, और डिबेंचर पर रिडेम्पशन फाइनेंसिंग है, तो इन सबको हटाते हैं। जनरली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो कोई ऐसे नहीं लॉसेस या एक्सपेंस नहीं होते हैं जो हम यहाँ लिखें, इसलिए उसका एग्जाम्पल नहीं है। लेस करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट, यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आ जाएंगी क्योंकि वहाँ से इनकम आती है, फाइनेंसिंग के एक्सपेंस होते हैं। तो अगर रिवर्सल है सब कुछ, जैसे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल गया हमें, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है इसलिए हटा रहे हैं यहाँ से। रेंट मिला हटा रहे हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एक आउटकम है कि हमारा को कितना प्रॉफिट हुआ, ये एक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, पैसा आया वो तो इन्वेस्टिंग है, और ये एक या तो आप कहें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नॉन कैश, इसे हटा देंगे यहाँ से। तो हमारे पास चौथा पड़ाव आ गया, पहला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तीसरा क्या था हमारा, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्सेशन, चौथा हमारे पास आया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या बला है उसे भी हम समझते हैं, लेकिन अभी यहाँ तक हमने सीख लिया। अब ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, आप बताओ मुझे। जब हम P&L बनाते हैं तो याद करो, P&L में हम लिखते हैं टू सैलरी, सपोज सैलरी 10,000 है, 1,000 पर मंथ, तो साल की सैलरी तो 12,000 हुई पेमेंट, लेकिन हमने 10,000 करी सैलरी पेड, इसमें प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग 2,000, तो क्या हो गई 12,000। अब हमारी जेब से तो 10,000 ही गए हैं, लेकिन P&L में तो 12,000 लिखे हुए हैं। इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला है, ये वो वाला नहीं है जो कैश में आया या गया है, ये वो है जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम, इन सबको कंसीडर करके किया है। एक बात और, कंपनी में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता नहीं है, इसलिए P&L में बता रहा हूँ। सेल्स हमारी 5 लाख है,
मान लेते हैं इसमें कैश सेल्स है 1 लाख और क्रेडिट सेल्स है 4 लाख। तो हम तो 5 लाख की सेल लिखते हैं। क्या 5 लाख कैश आया है? नहीं, कैश तो 1 लाख ही आया है। और डेटर से कितना पैसा आया है वो डेटर अकाउंट से पता चलेगा। डेटर अगेन क्या है? करंट एसेट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, एक्रूड इनकम करंट एसेट, अनअर्न्ड इनकम अनअर्न्ड इनकम करंट लायबिलिटीज, डेटर्स करंट एसेट। ऐसी क्रेडिटर्स, परचेजेस में भी सेम केस होगा, क्रेडिटर्स। इट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की तमाम चीज़ों की वजह से ये सब नॉन कैश आइटम्स हैं करेक्ट ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए, लेकिन हमारे को तो कैश प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की इफेक्ट को हटाना पड़ेगा, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, इसलिए उसके इफेक्ट हटाने से पहले का कैश फ्लो है, इसलिए इसका नाम है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम एक एक चीज को अलग अलग जगह ना करके कि भैया रेंट है तो रेंट में ही प्लस माइनस करते, वो डायरेक्ट मेथड में आता है। तो हम यहाँ इनडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए इन सब चीजों को एक साथ कर देंगे प्लस माइनस। कैसे? आप मुझे बताओ, मान लिया आपके डेटर कम हो गए, पैसा आ गया, स्टॉक कम हो गया, पैसा आ गया। इसका मतलब हमारे पास करंट एसेट कम होती है तो पैसा आता है, बस ये याद रखो। क्या? करंट एसेट कम होती है पैसा आता है, करंट एसेट कम होती है पैसा आता है, डेटर कम होते हैं पैसा आता है, स्टॉक कम होते हैं पैसा आता है, बस ये याद रखो। क्या? करंट एसेट कम होती है तो पैसा आता है, तो ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट कम हुई पैसा आ गया। अब अगर करंट एसेट कम होने पे पैसा आ रहा है तो करंट लायबिलिटी बढ़ने पे पैसा आएगा, और अगर डिक्रीजिंग करंट एसेट से पैसा आ रहा है तो इंक्रीजिंग करंट एसेट से पैसा कम हो जाएगा, और अगर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से पैसा आ रहा है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी से पैसा कम हो जाएगा। तो एक चीज याद रखी हमने, क्या? डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस करना, इसका रिवर्स करंट लायबिलिटी और रिवर्स करते जाओ, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ आ जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, क्या? डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा, उसके बाद सब प्लस माइनस आ जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इस जगह का यूज कर लेते हैं हम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ एक्सक्लूड करना है हमें, हर एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस माइनस नहीं देखना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम अलग से देख रहे हैं। तो करंट एसेट करंट वर्किंग कैपिटल में हर एक चीज को नहीं लेना, कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना है, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इनका हिसाब अलग से हम देखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग तो इन्हें नहीं लेना है। दूसरा जो हम आइटम हटाएंगे वो है प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स का हिसाब अलग से देखेंगे। बाई चांस प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में लिखा हो, वैसे लिखा नहीं होगा क्योंकि अब कायदे से ये आना नहीं चाहिए, फिर भी लिखा हो तो ये इनकम टैक्स की तरह होगा, इसे भी हटा देंगे। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे और भी कुछ आएगा तो हम उससे रिलेटेड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हिसाब हम अलग से कर रहे हैं, तो उसे हम यहाँ पर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं लेंगे। चलिए नेक्स्ट पड़ाव आ गया हमारे पास, एक और, कौन बनेगा करोड़पति की तरह। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जो बिजनेस में पैसा जनरेट हुआ है लेकिन हमने टैक्स हटा दिया था ना, तो टैक्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसलिए हम लेस करते हैं, इनकम टैक्स है। एक और नेक्स्ट पढ़ाओ, कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, फिर हम इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को प्लस या माइनस करके उसका इफेक्ट ले लेंगे, क्योंकि क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो हमने इसे भी ले लिया। तो हमारे पास आखिरकार आ गया कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ लिखा नेगेटिव आइटम को ब्रैकेट्स में दिखाएंगे हम लोग, तो जो नेगेटिव आइटम्स हैं कोई जैसे ये, तो ये हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट, अगर ये आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप लोगों को कैश फ्लो में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप परेशान ना हो, इसलिए आप इसे ध्यान से कर लें। अब हम बच्चों इसकी प्रैक्टिस करते हैं।
नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेशन में जो डिफरेंस होता है थ्योरेटिकल पार्ट है, आप पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस पूरे फॉर्मेट को यूज़ करने वाले हैं, तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मेट समझाया है और अच्छे से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बिना उसके आप यहाँ नहीं आएंगे। जब आपको वो फॉर्मेट अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर आपको ये बात भी समझ में आएगी। तो बच्चों, मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ क्या, क्वेश्चंस थोड़े से, ताकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट समझ में आ पाए। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको ये देखना जरूरी है कि पूछा क्या है। हमसे पूछे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमारा शुरुआत में ही हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद में दूसरा पड़ाव था। तो हम सबसे पहले हेडिंग वगैरह तो डाल देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले क्या था, डिफरेंस इन P&L क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। डिफरेंस इन P&L क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग है 5,40,000, इसमें से माइनस करना ओपनिंग, और ओपनिंग खुद ही माइनस में है। तो जब माइनस में से माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5,40,000 माइनस 2 लाख, इसका मतलब 7,40,000। इसे आप समझ भी सकते हैं कि साल के शुरू में 2 लाख का लॉस था, साल के एंड में 5,40 का प्रॉफिट है, तो इस साल 7,40,000, 7,40,000 कमाया होगा ना, तभी लॉस को प्रॉफिट में चेंज कर दिया हमने। अब इसमें ऐड क्या करते हैं, आप मुझे जल्दी से बताएंगे। इसमें हम ऐड करते हैं एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में प्रपोज डिविडेंड दो हैं, पिछले साल का और इस साल का। मैंने आपको क्या बताया था, इस साल का कुछ नहीं होगा क्योंकि इसकी अगले साल होगा, पिछले साल वाला आएगा। तो प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2,10,000। तो 2,10,000 पिछले साल का आ गया हमारे पास प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इस साल का आएगा, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। और पिछले साल का उम्मीद है दिया ही नहीं होगा आपको क्वेश्चन में कभी भी। तो 1,60,000 करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड आ गया। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नॉन कैश आइटम मैंने ऐड करवाया था, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप पूरा लिखेंगे 1,50,000। और प्रोविजन ये आ गया पहले पड़ाव के लिए। इनकम टैक्स तो बात की बात है, तो हम लिखेंगे 2,10,000, 1,60,000, 1,50,000, 5,20,000 ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12,60,000। इसका नाम क्या रखा था हमने, इसका नाम था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्लस करेंगे इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, जो नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड कर रहे हैं, 2,30,000। तो हमारे पास 14,90,000, 14,90,000 आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालिए। तो अगर आपको फॉर्मेट आता है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर फॉर्मेट नहीं आता है तो आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही पूछा गया है, तो हम यही निकालते हैं जो पूछा गया है। तो डिफरेंस इन P&L लेते हैं अगेन। तो क्लोजिंग है 6,72,000, इसमें से माइनस कर देते हैं ओपनिंग 2 लाख, इस बार पॉजिटिव है, तो 4,72,000 आ जाएगा, 472 आ जाएगा हमारे पास। अब हम बात करते हैं
नेक्स्ट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, तो एप्रोप्रिएशन है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR को ट्रांसफर कर रहे हैं 2 लाख रुपए, एड बैक हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का नहीं आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट है 1,44,000, क्योंकि इस साल के P&L से निकला होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये एप्रोप्रिएशन के बाद की आइटम है, तो पहले हम टोटल कर लेते हैं 3,44,000। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप ये सब वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं, अगर आपको मैच करना अपनी बुक से, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इसमें प्लस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स जो है 2 लाख, लेकिन ये नेट ऑफ रिफंड करना है, हमेशा याद रखिएगा 6,000 नेट ऑफ रिफंड करना है ये हमें, तो ये हमारा हो जाएगा 1,94,000, तो ये आ जाएगा 10,10,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने देखा कि बहुत आसान है, बस हमें क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फॉर्मेट याद रहे हमें। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ देखें, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसका मतलब हमें 1-2 कदम आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। शुरुआत बीच में से दी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां पर अब तक हम कैलकुलेट कर रहे थे जो चीज़, वो इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, हमें क्या टेंशन है। तो शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरुआत करते हैं 3,72,500, इसमें ऐड होता है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस। ये हेडिंग ना भी डालें तो चलेगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये हेडिंग डालना है, डाल दें तो अच्छा है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये आ जाएंगे। तो इसमें डेप्रीशिएशन आ जाएगा, इसे अलग अलग ना करें कि क्या नॉन कैश है क्या नॉन ऑपरेटिंग है, सबको एक साथ लिख दें। डेप्रीशिएशन 70,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्यों ऐड कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डेप्रीशिएशन क्यों ऐड करा, नॉन कैश एक्टिविटी है। शेयर इशू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नॉन कैश है, शेयर एक्सपेंसेस 5,500। गुड्सविल एमोटाइज्ड नॉन कैश है 15,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश 15,000 अगेन। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड रिसीव, ये प्लस वाली आइटम है, तो मतलब इनकम वाली आइटम है, तो पहले लॉसेस वाली आइटम को लिख लूँ, तो 70 + 14 + 5,500 + 15 + 15 1,19,500 + 372,500, तो ये हो गया टोटल 4,92,000। इसका नाम कुछ नहीं है जो अभी अभी हमने निकाला है, इसमें से लेस कर देते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट्स। तो इसमें हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, और ये है 23,000, और है प्रॉफिट ऑन सेल 10,000, 33,000,
तो ये आइटम लेस करनी है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4,59,000। यही हमसे पूछा गया था, ये था कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। तो 4,59,000 रुपीज़ आ गया हमारा आंसर। ये आंसर दिया भी हुआ है, तो एक क्वेश्चन हमने और कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर जहाँ पर आपको लगे कि जल्दी हो रहा है, आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, तो आपको क्या टेंशन है, आप तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। मुझे ब्रेक नहीं चाहिए होता है, आपको तो चाहिए होता है, तो आप ब्रेक ले सकते हैं जब भी आप चाहें, लेकिन लंबा ब्रेक ना हो जाए कि 5 मिनट के चक्कर में 1-2 घंटे का ब्रेक मान लें आप। अब हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइनल आंसर पूछा है, इसमें आखिरी तक जाना है, इसमें बिल्कुल लास्ट तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो बिल्कुल आखिरी तक जो था वो जाना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। इसका मतलब ये डिफरेंस इन P&L है, क्योंकि इसमें से टैक्स भी लेस हो चुका है और प्रपोज डिविडेंड भी। प्रपोज डिविडेंड जो लेस होने के बाद में जो फिगर आती है उसे हटाना पड़ता है ना हमें एप्रोप्रिएशन को, कब, डिफरेंस इन P&L से। तो डिफरेंस इन P&L है ये 1,10,000, क्योंकि ये आफ्टर का मतलब क्या होता है कि उसका इफेक्ट हो चुका है, और हम जो प्लस करके हटाते हैं तो बिफोर वाली आइटम लेते हैं, तो हम लेते हैं बिफोर वाली आइटम, और ये है आफ्टर वाली आइटम। इसका मतलब इसमें से अभी हटाना है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, इसे हटाना पड़ेगा 50,000 रुपये को। तो एड प्रपोज्ड डिविडेंड, एप्रोप्रिएशन की एक ही आइटम मुझे दिखाई दे रही है, तो ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,60,000। और अब मैं इसमें से हटाता हूँ इनकम टैक्स, तो ऐड कर देता हूँ प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रोविजन मेड, टैक्स पेड तो बाद में लेस होगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 50,000, लेकिन यहाँ पर रिफंड भी है, तो मैं रिफंड को एडजस्ट करूँगा इसमें से, माइनस इनकम टैक्स रिफंड, और इनकम टैक्स रिफंड है 40,000, तो ये 10,000 रह गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,70,000, 1,70,000 रुपये का है। अब नेक्स्ट आइटम होती है हमारी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। हम क्या क्या कर चुके हैं, हमने ये लिख लिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, प्रपोज डिविडेंड हो गया पिछले साल का, रिफंड को इसलिए नहीं करा क्योंकि अभी दोबारा होना है उसका एडजस्टमेंट। अब मैं ऐड करता हूँ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। डेप्रीशिएशन, तो जो डेप्रीशिएशन है 20,000 का है, 20,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 10,000, लॉस ऑन सेल 10,000, और गुडविल एमोटाइज्ड 40,000। तो ये टोटल हो गया 20 + 10 30 और 40 70,000। तो ये हो गया ऐड करने के पास 2,40,000। इसमें से लेस करना है मुझे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम विच इज़ गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, और ये है 40,000, तो ये रह गया 2 लाख लेस करने के बाद। अब ये जो 2 लाख आया है हमारा, अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इस 2 लाख रुपीज़ में इसके बाद होता है वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, वो क्वेश्चन में है नहीं। तो सब कुछ करने कराने के बाद में आया ये अमाउंट है।
अब जो बचा है वो क्या क्या बचा है, डिप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल, गुडविल, गेन ऑन सेल हो गया, केवल इनकम टैक्स पेड बचा है। तो इनकम टैक्स पेड से पहले जो आता है उसे बोलते हैं हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन, नॉट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसमें से मैं लेस कर देता हूँ इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। इनकम टैक्स पेड है 50,000 और इनकम टैक्स रिफंड है 40, तो 10,000 रुपये मुझे लेस करने पड़ेंगे। तो ये 1,90,000 आएगा फाइनल आंसर, जिसे मैं बोलूँगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो अगर हम लोगों को फॉर्मेट आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब है, जब हमें फॉर्मेट नहीं आता है। फॉर्मेट आता है तो हम बड़े आराम से इसे समझ के कर सकते हैं। हम इसी के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो 12 तक क्वेश्चन करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दो इन्फॉर्मेशन है, आंखें खोलकर ध्यान रखना कि 2015 पहले दिया, 2014 बाद में। तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारी गलती करते हैं। तो डिफरेंस इन P&L जो लेना है तो वो क्या लेना है हमें, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग है 11 लाख, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये 1 लाख रुपीस नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब मुझे ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि इसके अंदर ना तो टैक्सेशन है, ना कोई अप्रोप्रिएशन के आइटम है, केवल और केवल वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं और एक गुडविल है। लेकिन गुडविल जो है वो बढ़ रही है, 1 लाख से 8 लाख हो रही है। तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, परचेज ऑफ गुडविल। और परचेज ऑफ गुडविल P&L में तो आती नहीं है कि उसे हटाना पड़े। परचेज ऑफ गुडविल तो P&L में लिखी ही नहीं होगी, अमोर्टाइज होती है, उसे हटाना पड़ता है। अगर गुडविल कम हो गई होती तो मैं हटाता प्लस करके, बढ़ गई है तो ये तो परचेज है, ये तो यहाँ आएगी नहीं। तो मुझे केवल वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। क्या था, मैंने कहा एक चीज याद रखना बस, करंट एसेट कम होगी तो प्लस होना है। दूसरे तरीके से आप ये याद रखिए कि जो करंट एसेट है उसमें रिवर्स होता है, मतलब करंट एसेट कम होगी तो प्लस करना है, करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस करना है। लेकिन करंट लायबिलिटी में सिमिलर होता है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस, करंट लायबिलिटी कम होगी तो माइनस, ऐसा भी याद रख सकते हैं। करंट एसेट रिवर्सल, करंट लायबिलिटी सेम। तो यहाँ पर हमारे डेटर्स कम हो गए, तो डेटर्स कम हो गए तो इसका मतलब प्लस हो जाएंगे, 1,20,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो गया, ये करंट लायबिलिटी है, कम हो गया तो माइनस ही करना पड़ेगा हमें, 42 माइनस 24, 18,000। गुडविल तो लेंगे नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस बढ़ गया है, करंट एसेट बढ़ती है तो लेस होते हैं, 4,000 रुपये। और क्रेडिटर्स कम हो गए हैं, कम होने का तब माइनस होता है क्योंकि हमने पेमेंट कर दी होगी उन्हें, 1,20,000। तो कुल मिलाकर ये 22,000 रुपीज़ नेगेटिव आ गया और 1,22,000 नेगेटिव, और ये है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हमने वर्किंग कैपिटल, मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन इतने सारे इसलिए दिए हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो बड़े क्वेश्चन हम तभी कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है अगेन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो निकालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, यहाँ पर भी रिवर्स ईयर है। तो सबसे पहले डिफरेंस इन P&L, तो P&L में डिफरेंस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पॉजिटिव है 1 लाख,
उसके बाद इसमें गुडविल कम हो रही है, इसका मतलब ये एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, तो ये वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले आएगा। तो प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ 40,000 की गुडविल राइट ऑफ हो गई, तो 1,40,000 आ गया। अब हम वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। तो हमारे डेटर्स BR ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं, तो BR बढ़ने पे माइनस हो जाते हैं, 40,000 माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बच्चों ये आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में असेट में से लेस होने वाली आइटम है, ये हमारी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट की आइटम नहीं है। तो जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मेट में, जहाँ मैंने कुछ लिखवाया था कि कुछ आइटम छोड़नी है, तो यहाँ पर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमें छोड़ना है। अब हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट है जो बढ़ गया है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी करंट लाइबिलिटी है, और ये 24,000 रुपये बढ़ गया है, 24,000 रुपीज़, 16 से 40 हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो गया है, ये करंट एसेट है, रिवर्ट कम हुआ है तो प्लस हो जाएगा। और गुडविल तो ले चुके हैं, स्टॉक बढ़ गया तो माइनस करना पड़ेगा 40,000 से, तो ये हमारा टोटल 80,000 माइनस 26, 54,000 नेगेटिव है। 1 मिनट, 140 गुडविल BR हमारे एक बार प्रॉफिट बढ़ गया 1 लाख से, और गुडविल 40,000 रुपये से राइट ऑफ हो गई, ऐड हो गया 140। ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपये से बढ़ गए हैं, इसलिए माइनस कर देंगे BR। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है हम लोगों ने, लेकिन इग्नोर करना है क्योंकि वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में इग्नोर करना है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, इट मीन्स हम लोगों ने डेप्रिसिएशन इस साल लगाया है 20,000 रुपये, और वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा गुडविल के साथ। डेप्रिसिएशन दोबारा बता देता हूँ, मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कि जो वर्किंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं लेना है, लेकिन हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता कैसे है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बढ़ता किस वजह से? डेप्रिसिएशन जो इस साल लगाते हैं। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस था 320, और डेप्रिसिएशन था 20,000 बैलेंसिंग फिगर। तो मेरे दिमाग में बताने को ये तो आ गया कि इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में नहीं लेना, वो तो नहीं लेना, लेकिन ये 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ये मेरे माइंड से स्लिप हो गया, मेरी गलती है। तो ये अच्छा है, आपको याद रहेगा। तो यहाँ डेप्रिसिएशन 20,000 आ जाएगा, तो ये 1,60,000 माइनस 54,000, तो 1,06,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपको ब्रेक मिलेगा। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगेन हमें निकालना है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, तो 2,50,000 रुपये में ये है डेप्रिसिएशन नॉन कैश, ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है, और कुछ करंट एसेट और करंट, अरे बहुत आसान है ये तो,
आप लोग मेरे से भी जल्दी कर लोगे। तो डिफरेंस इन P&L दिया हुआ है हमें 2,50,000 प्लस जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया है 7,000, तो 2,50,000 7,000 आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्योंकि हमें टैक्सेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो जाएगा। अब हमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश वगैरह, तो डिप्रिशिएशन 10,000 प्लस हो जाएगा, ये हो गया। गुडविल एमोटाइज्ड करिए 5,000, वो प्लस हो जाएगा। और 15,000 प्लस होने के बाद 257 प्लस 15 272 माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, ये 3,000 रुपीज़ माइनस हो जाएगा 2,69,000। यह है कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं, तो इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में डेटर्स बढ़ रहे हैं तो रिवर्सल होता है, तो 3,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। BR कम हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा 2,000। क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो इसमें सीधा चलता है, कम हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो बढ़ जाएंगे, प्लस हो जाएगा प्लस 2,000। तो ये हो गया 2 into 4,000 माइनस 8,000, तो माइनस 4,000 हो जाएगा, 4,000 नेगेटिव फिगर हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा 2,65,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो कितना आसान था, ये भी हमने बहुत आराम से कर लिया, समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ब्रेक। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि इसमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही निकालना है हमें, और ईयर उल्टे अगेन दिए हुए हैं। तो डिफरेंस इन P&L कितना, 5,000 प्लस जनरल रिजर्व बढ़ गई तो ट्रांसफ़र किया होगा हमने 35,000, और DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बढ़ गई, इसमें भी ट्रांसफ़र किया होगा, एप्रोप्रिएशन है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है 22,000। तो ये हमारे हो गए 57,000 62,000। तो ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और बिफोर टैक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि टैक्स की कोई फिगर नहीं है। उसके बाद में गुडविल कम हो गई तो गुडविल राइट ऑफ करिए डेप्रिशिएशन की तरह 10,000 रुपये, तो ये 72,000 आ गया वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले का हमारा कैश फ्लो। अब वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो इसमें डेटर्स कम हो गए हैं, तो डेटर कम होते हैं तो ऐड करना पड़ता है 47,000, और डेटर के अलावा BR बढ़ गए हैं तो 1,03,000 हो गए हैं, 62,000 से 41,000 रुपीज़ हमारे BR बढ़ गए हैं तो माइनस हो जाएंगे। जनरल रिजर्व हो चुका, DRR हो चुका, सैलरी आउटस्टैंडिंग कम हो गई तो ये माइनस हो जाएगी 18,000। वेजेस प्रीपेड बढ़ गई है तो माइनस हो जाएगी, प्रीपेड वेजेस 2,000 रुपये। गुडविल हम कर चुके हैं पहले ही, तो 47 माइनस 41 माइनस 18 माइनस 2 माइनस 14, 72 में माइनस 14 करेंगे तो 58,000 आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो हमने कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के छोटे छोटे से क्वेश्चंस करे, थोड़ा फॉर्मेट हमें अच्छे से याद हो जाए।
इसके बाद हम कुछ और एडजस्टमेंट करके थोड़े बड़े क्वेश्चन और फिर इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। जब तक आप चाहें तो थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं।